अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएनआईएल जो है, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट जो है, वो कैसे क्रिएट की गई, उसका पर्पस क्या है और ये किस तरह ईसीएल और से डिफरेंट है। पीएनआईएल जो है वो क्रिएट की गई थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2/2018 बाय दी एफआईए, जिसका पर्पस ये था कि ईसीएल में अगर नेम आपका प्लेस किया जाना है या आपका नेम प्लेस करने का जो प्रोसेस है वो ईसीएल का थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन्वॉल्व होगी, फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल इन्वॉल्व होगा, तो वो एक प्रोसेस है। अब क्योंकि वो पेंडिंग है, उसमें प्रोसेस आपका नेम प्लेस करने का जो है वो मैकेनिज्म स्टार्ट है, तो प्रोविजनली इस लिस्ट में नेम प्लेस कर दिया जाता है पीएनआईएल में, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, जिसकी जो लिमिट है वो टोटल 30 डेज है। किसी भी शख्स का नेम नॉट मोर देन 30 डेज जो है वो इसके अंदर प्लेस किया जा सकता है और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो सकता है अगर 30 डेज के अंदर आपका नेम जो है वो ईसीएल में प्लेस नहीं हुआ या आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ या कोई और हर्डल नहीं हुई। तो ये एक प्रोविजनल लिस्ट है जिसमें 30 डेज के लिए आपका नेम प्लेस किया जा सकता है, जो कि एफआईए के स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2/2018 के तहत जो है वो क्रिएट की गई लिस्ट, कि अगर कोई अर्जेंसी है तो अर्जेंसी में किसी शख्स का नेम जो है वो इस लिस्ट में प्लेस किया जा सकता है, जिसकी लिमिट 30 डेज है। और ये नॉर्मली किन केसेस में होता है? नंबर 1, अगर कोई शख्स सस्पेक्ट है किसी हीनियस ऑफेंस का, अगर कोई शख्स सस्पेक्ट है कोई टेररिज्म का या टेररिज्म फाइनेंसिंग का या कोई भी इलीगल फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या जितने हीनियस नेचर के क्राइम्स हैं, कोई मर्डर है, कोई डिप्लोमेटिक इलीगैलिटीज हैं, कोई मर्डर्स हैं, व्हाटएवर, कोई भी हीनियस नेचर का ऑफेंस जिसमें आपको मैंने बताया कि टेररिज्म इन्वॉल्व है, कोई फाइनेंसिस हैं, टेरर फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है या कोई बड़े नेचर के जो हैं वो ऑफेंसेस हैं, तो देन आपका नेम जो है वो अर्जेंट बेसिस पे पीएनआईएल में डाला जाता है, जिसकी लिमिट 30 डेज है। और 30 डेज में अगर आपका नेम ईसीएल में प्लेस नहीं होता या आपका फॉर एग्जांपल फर्दर जरूरत नहीं होती या अगर इंक्वायरी पेंडिंग है किसी चीज के बारे में या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो तब भी आपका नेम पीएनआईएल में जो है वो प्लेस किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी। तो ये कौन प्लेस करता है? एफआईए कर सकती है, इमिग्रेशन की जो अथॉरिटी है वो आपको रिकमेंड कर सकती है, आपका नेम वो प्लेस कर सकती है पीएनआईएल में। तो उसकी वजह से आप फ्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है या कोई भी टेरर क्राइम या जो भी इससे रिलेटेड जो ऑफेंस है हीनियस नेचर के, वो अगर हैं तो आपको प्रोसीड टू अब्रॉड जो है वो उससे रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि असद तूर साहब के केस में क्या हुआ। असद तूर साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी सिलेक्शन होती है अलोंग विद अनदर जर्नलिस्ट जो कि कराची के जर्नलिस्ट हैं, फीमेल। उनकी सिलेक्शन होती है एक अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेनिंग करवाता है जर्नलिज्म में, जो कि एक मॉडर्न डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टूल्स ऑफ जर्नलिज्म है, उनकी एक ट्रेनिंग है। उसके लिए उन्हें जाना था, जो कि फुली फंडेड थी। अमेरिकन बेस्ड जो भी जो इंस्टीट्यूशन था वो एक जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रहा था, तो उसमें उन्हें जाना था। अब 9 अगस्त को उनकी जो है वो डिपार्चर थी पाकिस्तान से। तो जब वो पाकिस्तान से एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मेरा जो नेम है वो इसी पीएनआईएल में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में प्लेस कर दिया गया है, तो उसकी वजह से एफआईए अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको फ्लाई करने से रोक देती हैं और उनका जो भी लगेज है उनको वापस दे दिया जाता है कि आपका नेम जो है वो प्लेस कर दिया गया, जो कि अथॉरिटी की डोमेन है कि उससे बाहर वो नहीं जा सकते, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनको जो है वो जाने से रोक दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने किसी किस्म का कोई
फॉर एग्जांपल कोई इलीगैलिटी, जो कि उनके खुद जो है स्टेटमेंट है असतूर साहब की कि उन्होंने कोई ऐसी इलीगैलिटी, कोई बदतमीज़ी या कोई भी ऐसा जो है वो बिहेवियरल जो मतलब मिसकॉन्डक्ट है, कोई ऐसा कमिट नहीं हुआ। दे इन्फॉर्म्ड हिम कि जी आप जो हैं वो आपका नेम इस लिस्ट में है, तो लिहाजा आप फ्लाई नहीं कर सकते, तो आप जो है वो जो भी अथॉरिटी आप उससे जो है वो रजू करें, तो ये वहाँ नहीं जा सकते। तो इसके बाद वो एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं थ्रू एक काउंसल ईमान मज़ारी साहिबा और हाई ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्शन लग जाता है मेंटेनेबिलिटी का, और शायद अलेजिडली जो हमें पता चला कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट एक दो जो है वो मिसिंग था, या उन्होंने कंसर्न्ड अथॉरिटी को एप्लीकेशन नहीं फाइल की, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन लग गया कि आपके पास रेमेडी अवेलेबल है तो आपने वो अवेल क्यों नहीं की और आप पहले रेट पिटीशन में आ गए, जो कि लीगल प्रिंसिपल है कि अगर आप 199 में जो है वो आप हाई कोर्ट में आते हैं तो आपके पास कोई अगर एफिकेशियस रेमेडी नहीं है तो देन आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट जुरिसडिक्शन में जो है वो आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो है वो ऑफिस लगाता है, उससे पहले फाइल बिफोर एनी जज नहीं प्लेस की जाती जब तक वो ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं होते, या लॉयर खुद रिक्वेस्ट कर ले कि आप मेरा ये जो ऑब्जेक्शन है किसी भी एक जज के सामने जो है वो प्लेस करवा दें, तो हम ऑनरेबल जज को जस्टिफाई करेंगे उस ऑब्जेक्शन के बारे में। अगर वो कन्विंस हो जाए तो देन जो है वो हमारा केस प्लेस जो है वो हो जाएगा और पुट इन होके आगे फर्दर जो है वो चला जाएगा। इस केस में होता ये है कि जब ऑब्जेक्शन लगता है तो वो एज पर प्रोसेस उसको जो है ऑब्जेक्शन को ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं सरफराज डोगर साहब, वो अपने सामने जो है वो केस लगता है उनके सामने, और जब वो उस केस को सुनते हैं तो ऑब्वियसली असतूर साहब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था कि उन्हें जो है वो वहाँ उस जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें पहुँचना था अमेरिका, और इस लिहाज से भी क्रूशियल था क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी था। थर्ड वन, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पेंडिंग थी, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो उसका नेम उन्होंने PNIL में लिस्ट में डाल दिया था, तो उनको भी कोई ना कोई अपने ग्रीवेंस थे, तो बिना पार्टीज को सुने ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्शन को ऑनरेबल हाई कोर्ट में सस्टेन किया गया कि आपके पास एक अदर रेमेडी है, आप वो एप्लीकेशन जो है वो आपने इमिग्रेशन अथॉरिटी को या FIA अथॉरिटी को क्यों नहीं दी, तो आप वो दे के जो है वो देन आपके पास पहले रेमेडी, आप उनसे अपना जो है वो उनसे डिस्कस तो करें, आप एप्लीकेशन तो दें। असद तूर साहब का ये ग्रीवेंस था कि मैंने उन अथॉरिटीज़ को वर्बली मल्टीपल टाइम्स जो है हमने उनसे डिस्कस किया ये सारा मामला, लेकिन जो है अपना ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जी आप जो हैं वो अलेजिडली कि आप जो हैं वो इसको एक दफ़ा उन अथॉरिटीज़ के पास जो है वो हो जाएं और ये ऑब्जेक्शन रिमूव करके तो देन आप दोबारा आ जाएं। तो इस बेस पे उनका ऑब्जेक्शन जो है वो ओवर रूल होने की बजाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो उसको सस्टेन किया उस ऑब्जेक्शन को, और वो जो है वो रिट ऑफिशियली जो है वो प्लेस नहीं हो सकी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो रिट इनफ्रक्चुअस नहीं हुई, या वो रिट जो है वो अभी ऑफिशियली कोर्ट के सामने अपीयर ही नहीं हुई। वो एक ऑब्जेक्शन था रिट शुरू होने से पहले कि उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने सुनना था। उस ऑब्जेक्शन को सुन के उन्होंने, अगर उन्हें लगता कि ऑब्जेक्शन जो है वो कोई एज सच कोई टेक्निकल एरर है, इससे जो है वो केस के उसके ऊपर मेरिट्स पे इफेक्ट नहीं होता, तो देन वो उसको जो है वो ओवर रूल कर सकती थी कोर्ट। लेकिन कोर्ट ने उसको ओवर रूल नहीं किया, उसको सस्टेन कर दिया। तो अब असद तूर साहब के पास रेमेडी ये है कि वो उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करें, एक सिंपल एप्लीकेशन जाके अथॉरिटी को दें। अगर वो सुनते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं सुनते तो आप फौरी तौर पे उस एप्लीकेशन की 7 कॉपी लगाएं और उसी रेट में 7 अनेक्स करके तो देन आप उसको दोबारा से अपीयर कर दें, तो नेक्स्ट डे जो है वो उसको सुनी जाएगी। इसमें ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की भी और ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट की भी सर्टन जजमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने इवन FIA अथॉरिटीज को, जिसमें ब्लैक लिस्ट के कुछ मामला थे, कुछ ECL के मामला थे,
और कुछ लोगों को अब्रॉड जाने से रोका गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने डायरेक्शन इशू की अथॉरिटीज को कि इस बंदे को कंपनसेट करो और इनके जितने एक्सपेंस या जितने इनको जो है वो कॉस्ट डली है या इनको जो इन्होंने टिकट बाय किया था या जो भी जो अथॉरिटी थी, जब वो प्रूव हो गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने उनको डायरेक्शन दी कि इनको कंपनसेट करें। तो आपके पास अभी रेमेडी अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बात मेरे नजदीक जो इनएप्रोप्रिएट थी कि जज ने एज पर प्रोसेस या एज पर लॉ जो है वो काम किया, रजिस्ट्रार ने एज पर जो है वो अपना जो लीगल प्रोसेस है वो एज पर प्रोसेस काम किया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो जब इनिशियली बहुत सारे लॉयर्स फाइल करते हैं केसेस को, तो मल्टीपल बाजुकात कॉपी डिम होती है, रीडेबल नहीं होती, लेजिबल नहीं होती, या बाजुकात कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं एनेक्स किए होते, जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ऑफिस ऑब्जेक्शन लगाता है, तो वो आपने ऑब्जेक्शन रिमूव करें फौरी तौर पे, आपकी रिट जो है वो लग जाती है। तो इस बात पे कि ऑब्जेक्शन क्लैरिकल मिस्टेक मेरी है या कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्शन लगा रजिस्ट्रार के पास, आप किसी ऑनरेबल जज की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करें या आप किसी भी ऑनरेबल जज के ऊपर खामखा इल्ज़ाम लगाएं। अगर ये यूएस या यूके होता तो इसमें डेफिनेट बात यह है कि अगर कोई भी शख्स, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट है, चाहे वो कोई लॉयर है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है, किसी भी पार्टी से है, अगर कोई शख्स किसी दूसरे पे ऐसे विदाउट एनी एविडेंस कोई एलिगेशन लगाता तो डेफिनेटली या वो अरेस्ट होके उसको पनिशमेंट हो जाती या फिर जो है उसको बहुत हैवी किस्म का फाइन जो है वो बियर करना पड़ता। हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लोग रिलक्टेंट हैं, इवन अथॉरिटीज़ जो है वो कहते हैं चलें दफ़ा करें, अगर इन्होंने हमारे बारे में कुछ बुरा कहा भी है तो कोई बात नहीं, दफ़ा करें, इग्नोर कर जाते हैं लोग। तो देखें, अब मैंने कुछ व्लॉग्स देखे, कुछ अपना वीडियोस देखी जिसमें मुझे बहुत बुरा लगा कि यार लॉयर का काम ये है केस को अच्छे से तैयार करें, प्रेजेंट करें और उसको जाके लीगली आर्ग्यू करें। देन अप टू दी जजेस के ऑनरेबल जजेस ने लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया उसको फॉलो करते हुए उन्होंने ऑर्डर करना है। तो वो हर एक की लिमिट्स और दायरा प्रोवाइडेड है। तो अब अगर मिस्टेक मेरी है, ड्राफ्टिंग में मेरी मिस्टेक है या कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने में मेरी मिस्टेक है, तो उसको हम खामखा किसी की क्रेडिबिलिटी पे, अगर किसी कोई शख्स जो है वो किसी दूसरी प्रोविंस से जो है वो आपके पास एज ए चीफ जस्टिस या एज ए जज आया है, तो इट डजंट लुक नाइस कि आप जो हैं वो उसकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो इंजर करें, कि जब किसी और को, किसी उनके कंपेटिटर को या किसी कोलीग को या किसी भी अदर जजेस को इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं है, या अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो उसके ऊपर पेंडिंग है मामला, तो आई थिंक सो कि किसी को किसी की खामखा इस वजह से क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना या उसको जो है वो आप नलिफाइड करने की कोशिश करना या उसके कैरेक्टर पे आप बात उठाएं या उसकी जो है वो ऑथेंटिसिटी या उसकी ऑनेस्टी के ऊपर आप क्वेश्चन उठाएं विदाउट एनी एविडेंस और टेक्निकल एरर्स की वजह से, कि अगर कोई जज, ऑनरेबल जज जो है वो मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर करे और मैं उसको बजाय इस बात के कि वो मिस्टेक जो हुई उसको करेक्ट करूं, अभी रिट पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, ना ही रिट अभी ऑफिशियली किसी कोर्ट में सामने है, सिर्फ ऑब्जेक्शन था जो कि सामने था, तो उसको जो है वो रिमूव करने का कहा गया है। तो इस बेस पे के बजाय ऑब्जेक्शन रिमूव करके हम जो है वो उसको आगे लीगली प्रोसीड करवाएं और जो भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर अथॉरिटी ने जो है वो अपनी पावर मिसयूज़ की है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या अगर कोई भी वजह है तो उसको सामने लाया जाए। तो उसकी बजाय हमें कंक्लूजन की तरफ जंप कर दें कि एक साइड की बात सुनी, अगर हमारे हमारे जो है वो रिलेटेड है बात तो उसको फॉलो अप कर लिया, अडॉप्ट कर लिया और खुश हो गए और हमने उसको जो है वो एडमायर कर दिया, और जब चीज़ या कोई केस या कोई ऑर्डर हमारे ख़िलाफ़ आया और फिर हम जो है वो उसको कहें कि ये जो है वो इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है या ये जो है फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस्ड है या कोई भी ऐसा हम जो है वो एलिगेशन लगाएं, तो नॉर्मल हालात में इस्लामिकली भी इट्स नॉट गुड और उसके अलावा अदरवाइज भी ये इट्स अनएथिकल कि आप किसी भी शख्स की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करें।
और मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि जो भी केस है, जो मामला है जिसके पास है, अभी उसके ऊपर सिर्फ ऑब्जेक्शन था, वो ओवर रूल हुआ है, वो ऑब्जेक्शन रिमूव होगा तो साथ ही फौरी तौर पे कोर्ट में जो है वो केस लग सकता है। तो लिहाजा इन सारे मामलात में अभी ये नहीं पता किसी को कि PNIL में नेम क्यों प्लेस किया गया असद तूर साहब का। किसी को ये नहीं पता कि प्रीवियस साइड कोई बैक साइड पे कोई केस, कोई FIR, कोई ना कोई मामला जो है वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में हुआ है ये मामला या वैसे अदरवाइज कोई अथॉरिटी ने मिसयूज़ किया है। तो ये अभी क्वेश्चन डिटरमिन होना बाकी है। तो लिहाजा देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या मामला होता है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हर सिटीज़न का राइट है। आर्टिकल 15 इसको सपोर्ट करता है कि हर इंसान का राइट है कि वो फ्रीली मूव करे, इवन विद इन पाकिस्तान और इवन आउटसाइड पाकिस्तान। इसमें तारिक सलीम शेख साहब की भी कुछ जजमेंट्स हैं। हमने ब्लैक लिस्ट में बहुत सारे केसेस जो हैं वो किए जिनमें लोगों के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट थे, तो जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने इनवैलिडेट किया कि ये जो ऑर्डर्स हैं ब्लैक लिस्ट में, किसी का पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट करना बगैर किसी वजह के या कोई भी ऐसा जो है वो अथॉरिटी का एक्शन, ये इसको नलीफाई किया और आइंदा के लिए उनको जो है वो पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल और उसकी कुछ क्लॉजेस को जो है वो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर किया गया और उसको जो है वो इफेक्टिव और इन्फोर्समेंट में भी लाया गया। तो लिहाजा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग PNIL या आपका नेम प्लेस कर दिया गया हो किसी लिस्ट में ECL में, तो उसका प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, या आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।